आई होप आप सभी CUET एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो आपकी सेकंड बुक का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे मैंने नाम भी लिखा है। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगी कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये उन बच्चों को जरूर शेयर करें। और बेस्ट ऑफ लक। प्लीज आप बुक्स को ध्यान में लेकर के बैठिए। ये यहाँ पर मैंने बुक्स भी रख रखी है, देखिए इस बुक से हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। प्लीज आप सब बुक को साथ में लेकर बैठे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर के बारे में। जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने इस इंडिया को बनाया है। आज जो इंडिया हम देख रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स इसके अंदर आते हैं, वो किस तरीके से बनाए गए थे, किस तरीके से हमने अपने इंडिया का फॉर्मेशन किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आई थी। ये सब जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो हिस्ट्री था वो कैसी थी, मतलब इंडिया की हिस्ट्री कैसी थी आजादी से पहले की। हम थोड़ा बैकड्रॉप हिस्ट्री को देखेंगे। जैसे यहां मैंने लिखा है पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले 1940 की बात अगर हम करें तो उस समय एक थ्योरी आई जिसका नाम था टू नेशन थ्योरी, एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड मुस्लिम लीग। एंड इस थ्योरी का क्या बेस था, इस थ्योरी का क्या बेस था ये भी हमें पता होना चाहिए। इस थ्योरी का बेस था कि जो मुस्लिम्स है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कम है। अगर वो इंडिया के अंदर रहते हैं तो उनका वो मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। मार्जिनलाइज्ड का मतलब वो एक तरीके से पिछड़ जाएंगे। इसी को आधार बना के उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये बात रखी कि हमें मतलब अपना एक अलग नेशन बनाना है। और जिन जिन बच्चों ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा या अपनी इंटरनेशनल वाली बुक पढ़ी होगी, उन्हें पता होगा कि पूरा विश्व जो है दो तरीके से बढ़ चुका था। तो अगर इंडिया के दो हिस्से नहीं होते तो हम कहीं ना कहीं रूस से कनेक्टेड हो जाते। और जिस वजह से ब्रिटिशर्स जानते थे कि अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया रूस के साथ हो जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है अमेरिका के सपोर्ट में थे उस समय। इसलिए उन्होंने अमेरिका की कंडीशन को देखते हुए और इंडिया की जो ज्योग्राफी की जो कंडीशन है वो रूस से ज्यादा पास आ जाती। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का एरिया और भारत का मिलाकर के कितना बड़ा एरिया बनता है। तो इस वजह से अंग्रेजों ने हमारी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजों ने भाइयों के बीच में, दो देश थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे, इनके बीच में फूट डाली। वो फूट कुछ और नहीं, वो फूट यही थी जिसका रिजल्ट भारत और पाकिस्तान के रूप में आज हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें पार्टीशन की, तो हम सबको पता है कि 14-15 अगस्त की रात को इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग हो गए। एक ऐसा नेशन नक्शे में दिखने लगा जो इससे पहले कभी दिखता ही नहीं था। तो आप डेट मतलब आप टाइम याद रखेंगे, 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को ये चीज हुई। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से एरिया के लोगों को, मतलब कौन से एरिया से पार्टीशन हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे ये वेस्ट पाकिस्तान है। इस एरिया को, ये थोड़ा अपर एरिया है, ये वेस्ट पाकिस्तान था, और ये वाला ईस्ट पाकिस्तान था। अब जो वेस्ट पाकिस्तान है यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज को बोला जाता था, और जो ईस्ट पाकिस्तान है यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज को बोला जाता था। अब दोनों ही पाकिस्तान है, बट यहाँ पे डिफरेंस हम देख सकते हैं कि उर्दू लैंग्वेज भी है और बंगाली लैंग्वेज भी है। इस वजह से हम आगे चैप्टर्स में, आप लोग जानते ही हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि इस वजह से एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, और उस डिस्प्यूट का रिजल्ट क्या निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। इसी डिस्प्यूट की वजह से जो बांग्लादेश आज हम देखते हैं वो उस समय बनाया गया। और इसको बनाने में हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने इसको बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इसके बारे में हम इस चैप्टर में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में हम ज्यादा बात इसमें करेंगे। अब इस चैप्टर में हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चैलेंजेस उस समय आए थे। जैसे कि 3 चैलेंजेस की बात करी हुई है, जिसमें सबसे पहला चैलेंज क्या था, शेप अ नेशन।
ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लीडर्स के सामने कि जो देश अभी अभी धर्म के बेस पर अलग हुआ है उसको एक नेशन के रूप में डालना सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे लिए था, क्योंकि जो मुस्लिम्स बच गए थे और यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू थे उनको ये विश्वास दिलाना कि अब इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात थी कि ट्रस्ट इशू आ रहा था। लोगों को विश्वास दिलाना कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम सब साथ में रहेंगे तो देश में कोई भी विवाद नहीं होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद अगली जो प्रॉब्लम थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। हम जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लोकतंत्र को डाइवर्सिटी होने के बाद भी कायम कर पाया। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ में मिलके रह रहे हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं और साथ में हम डेमोक्रेसी जैसी चीज को लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं। इसका अगर सारा क्रेडिट हम बोले तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि वही एक ऐसे लीडर थे इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने ये प्रूव किया कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे पास यूनिटी जैसी चीज है, हम उस चीज को आगे ले जा पा रहे हैं। और आई होप कि इंडिया आगे भी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इस यूनिटी को कायम रखे, और इसमें आप जैसे स्टूडेंट्स का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे कि इंडिया को बनाने में किसी एक कम्युनिटी, किसी एक धर्म या किसी एक जाति का हाथ नहीं है, वो सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग यही हम टीचर्स का यही काम है कि आप लोगों को ये जानकारी बताएं ताकि आप इंडिया की यूनिटी को बरकरार रखें, क्योंकि आप भारत का भविष्य है। अगला जो प्रॉब्लम था, एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ वेलबींग। जो अगली चीज थी वो क्या थी कि ये एंश्योर कराना, लीडर्स के थ्रू ये एंश्योर कराना कि पार्टीशन होने के बाद भी हम अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे। उस समय इंडिया बहुत ही नया आजाद हुआ था, उसको आइडिया नहीं था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लाना है इंडिया के अंदर, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इंडिया का, किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वो काम करे, बिजनेस को इंडिया के अंदर लेकर के आए। तो सब कुछ नया नया था उस समय। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि किस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट करें। अब इन सभी प्रॉब्लम में जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, शेप ऑफ द नेशन, इसकी हम बात करते हैं थोड़ा। तो हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे ये अपनी मर्जी से सभी इंडिया के अंदर नहीं आए। इसको इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए जिन्होंने कदम उठाया उनको हम भूल नहीं सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही आज हम भारत का ये फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। और इनकी एक और खास बात है कि यही एक ऐसे शख्स है जिन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद जो है दिया गया। हालांकि अभी तक ये किसी को ये पोस्ट या ये पद नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था, और वो हमारे होम मिनिस्टर भी थे। तो होम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने इंडिया के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन बहुत